अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पेटिटिव कोच जैनुल हसन और आज हम करने जा रहे हैं फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान। उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और मैं समझता हूँ कि मैं अपनी तैयारी में भी जो फेडरल बजट होती थी उसको मैं स्टैट्स का ट्रेजर समझता था। क्यों? उसके अंदर से आपको तकरीबन सब पाकिस्तान के जितने भी स्टैट्स हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाता है आपकी बजट से पहले और उसके अंदर प्रीवियस ईयर के एनालिटिकल स्टैट्स होते हैं, प्लस जो इस साल का बजट होता है और कहाँ पर मुल्क जा रहा है, वेयर वी आर स्पेंडिंग लेस, वेयर वी आर स्पेंडिंग मोर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उससे पहले एग्जामिनर आपकी गेम ना बजा दे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आपका कोई और सवाल है तो। लेट्स स्टार्ट विद द बजट। अब बजट का सीन ये होता है कि बजट इज़ योर फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। बजट आपकी फिस्कल पॉलिसी होता है और मुल्क के अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड दो मेजर पॉलिसीज होती हैं। ये पहले समझना है आपने, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स हम इसके ऊपर ही ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली होती है आपके पास फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है हम अभी लिख के समझाते हैं। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी, देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज दैट इज ऑपरेटेड इकोनॉमिकली इन अ कंट्री, ठीक है। जैसे कि ठीक है, सबसे पहली कौन सी होती है? दैट इज योर फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी बेसिकली आप अपनी बजट को ही कहते हो, ठीक है। तो वो बजट के हवाले से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसी लाइन को अब आगे लेके चलेंगे। अब ये जो यहाँ पर आप फर्ज करो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये हमारी पहली जो है दैट इज आवर फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी मूव ऑन। इनमें फ़र्क कैसे करना है आपने? सबसे पहले तो इसको हम कर लेते हैं और यहाँ भी यूँ कर लेते हैं। अब पहली चीज़, जो फिस्कल पॉलिसी होती है ना, वो आपकी हर फाइनेंशियल ईयर रिवाइज होती है, ठीक है। ये यानी कि ये बेसिकली जून ऑफ दिस ईयर से लेकर जुलाई तक होती है, ठीक है। एवरी ईयर इट इज रिवाइज्ड। सिमिलरली अगर बात करें हम मॉनेटरी पॉलिसी की, इसकी जो टाइमलाइन होती है, लेंथ होती है, वो 2 से 3 साल की होती है। 2 to 3 years के लिए ये बनाई जाती है, ठीक है। अब इसको साल बाद रिवाइज करते हैं, इसको 2 से 3 साल बाद। इसको जो आपका इसकी ओम्बड्समैन अथॉरिटी होती है, ओम्बड्समैन का मतलब जो जो बनाते हैं फिस्कल पॉलिसी आप लोगों की, दैट इज योर फाइनेंस मिनिस्ट्री। और आपका फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? जल्दी से कमेंट में लिख दो। आपका फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, ठीक है। अब यहां पर आते हैं हम इस तरफ। अब आप लोगों की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है दैट इज ड्रॉन बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। एसबीपी बनाती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, और एसबीपी में भी जो चेयरमैन एसबीपी हैं या फिर सॉरी गवर्नर होते हैं एसबीपी के, जैसे इशरत हुसैन वाज द प्रीवियस गवर्नर, वो बनाते हैं आपकी, ठीक है। यहां तक बाइफर्केशन समझ आ गई। अब इसकी एग्जांपल क्या है? योर बजट, ठीक है। ये आपकी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल क्या है? आपका जो करेंसी डिवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन होती है ना, करेंसी मैनेजमेंट, वो ये करते हैं। अब जो आज हमने पढ़ना है ना, वो बेसिकली बजट तो है ही है,
लेकिन वो आपके फिस्कल पॉलिसी है पाकिस्तान की फॉर द ईयर ऑफ 26 टू 27। होपफुली यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन बिलो, इंशाल्लाह मैं देख लूँगा उसको। तो ये आप लोगों ने पहली चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है। दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, इकोनॉमिकली, और उसका मैंने आप लोगों को बता दिया क्या सिस्टम होता है, ठीक है। अब वी विल मूव ऑन टू द नोट्स। नोट्स मैंने पीडीएफ लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जस्ट क्लिक इट, बल्कि साथ लेक्चर के खोल लो नोट्स ताकि साथ साथ समझ आता रहे। अब मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नोट्स फॉर द डे, जो कि है नेविगेटिंग फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि बजट जो पाकिस्तान का है, और वो भी कौन सा 26 टू 27 वाला। अब पहली चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी कि इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। मोहम्मद औरंगजेब ने बनाई है ये बजट, मोहम्मद औरंगजेब ने स्क्रूटनाइज किया है, ओवरशैडो की है। अब इसके अंदर बजट क्या है, टोटल बजट ये लिखिए आपके पास, ठीक है। टोटल बजट इज 18.77 ट्रिलियन बजटरी रुपीस। अब ये जो टोटल बजट है ये किसको देख के बनाई गई है, ये देख के बनाई गई है आईएमएफ के 7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को, जिसको ईईएफ कहते हैं। और ये एमसीक्यूज आ जाता है कि जो आईएमएफ अब लोन दे रहा है, आईएमएफ 2-3 तरह से लोन्स देता है। आईएमएफ बेल आउट पैकेजेस भी देता है, ठीक है। आईएमएफ बेल आउट के साथ साथ ई एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज भी देता है, ठीक है। तो ये वाली एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है और बेल आउट नहीं है। बेल आउट बहुत ही, बेल आउट जैसे आप लोगों ने 2023 के डिफॉल्ट में लिया था आईएमएफ से, ठीक है, वो बेल आउट पैकेज था, ये बेल आउट पैकेज नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है, और डेट लाजमी याद रखनी है, ठीक है। डेट में अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो जून 12। अच्छा, पहले बजट रिलीज होनी थी 08 को, और फिर 10 कहा गया, और फिर 12 को बजट रिलीज कर दी गई। तो ये आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है इस चीज़ का, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब ये बजट जो है इसके अंदर थोड़ी क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म ऑलवेज होती है कि आपने एजुकेशन में ज़्यादा नहीं डाले, सेक्टोरल ग्रोथ क्या थी, सारी चीज़ें वो वन बाय वन हम देखी जाएंगे और समझी जाते हैं, ठीक है। ये आपको नोट्स प्रोवाइडेड है एंड यू कैन चेक दम। ये पिछले साल की बजटरी रिफॉर्मेशन है, वो एक बार देख लेना ताकि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सको अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब आओ जो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बजट में, रियल सेक्टर ग्रोथ एंड द पैराडॉक्स ऑफ रिकवरी। रियल सेक्टर ग्रोथ का क्या मतलब है? देखो, किसी भी मुल्क की माशत जो होती है ना, दैट इज डिवाइडेड इन 3 फेजेस। 3 फेजेस कौन कौन से? सबसे पहले तो उसका एक होता है एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। ये एक बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा बड़ा सेक्टर कौन सा है? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में फिर आपके पास एग्जांपल के तौर पे लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस भी आ जाती हैं, ठीक है। मीडियम एंटरप्राइजेस भी आ जाती हैं, स्मॉल स्केल्स एसएमई, ठीक है, एसएमईज भी आ जाती हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज में आती है। और फिर तीसरा होता है सर्विसेज सेक्टर। तो जब आप जीडीपी भी कैलकुलेट करते हैं ना, तो इन्हीं 3 के अंडर करते हैं, सर्विसेज, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। ये 3 बड़े सेक्टर होते हैं किसी भी मुल्क के, और आपने भी यहीं से निकालना है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ऐसे आ जाए, आप लोगों का क्वेश्चन आ जाए, एग्रीकल्चर पे आ जाए, तो यू नो हाउ टू मैनेज इट। अच्छा, अब इसके अंदर भी हमने ये चेक करना है कि ये जो हमारी ग्रोथ है सेक्टर बाय सेक्टर पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी रही है या कितनी नहीं रही, ठीक है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक, ये जहां पर भी पीईएस लिखा है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। ये पीईएस जहां जहां लिखा है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक एक्सपेंडेड अ हिस्टोरिक वैल्यूएशन ऑफ 1.126.9 ट्रिलियन
इक्वलेंट टू 452 बिलियन। अब आपको याद हो जब रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी जीडीपी की, तब हमारी जो जीडीपी थी ना वो 410 बिलियन पे जाके हो गई थी, ठीक है। 409 भी बोला था किसी ने, लेकिन 400 प्लस बिलियन डॉलर्स की जीडीपी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब जीडीपी इतनी थी। उसके बाद जब हम बात करते हैं और 452 बिलियन, तो ये हिस्टोरिक वैल्यूएशन है। इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट आपका जो रहा था पिछले साल वो 3.7% रहा था, एंड दैट इज क्वाइट गुड कंसिडरिंग कि पाकिस्तान बहुत देर से सफ़र कर रहा है। अभी आज 2026 है, 3 साल पहले चले जाओ तो वी वर ऑन द प्रेसिपिस ऑफ डिफॉल्ट, हम डिफॉल्ट करने जा रहे थे। लेकिन नाउ ये रिकवरी देख के कोई भी कह सकता है कि वी हैव डन गुड फॉर आवर सेल्फ, लेकिन इसके पीछे भी एक स्मोकिंग मिरर है। अब फिगर मिस द ऑप्टिमिस्टिक बजटरी टारगेट 4.2%। ये कौन सा बजटरी टारगेट है जो पिछले साल के बजट में 25 to 6 का जो बजट था उसमें ये टारगेट सेट किया गया था। सेट करने का मतलब बोला गया था कि इतना हम ग्रोथ रेट लेंगे। ये यूजुअली एसबीपी से हम डाटा लेते हैं और उससे डिफाइन किया जाता है, और ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक है। वही शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू लैंड इन स्टार्स वाली बात। तो यहाँ पर अब अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर्स का, तो मैंने बताया ना कंपैरेटिव एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ही यही होता है। आप अपना पास देखते हो, आप अपना आज देखते हो, उनको कंपेयर करते हो, क्या उसमें प्रोज एंड कॉन्स निकले हैं, क्या स्ट्रेंथ्स थी, क्या वीकनेसेस थी, ये देख के आप एक प्रोजेक्ट करते हो कि फ्यूचर में क्या होगा। ये क्रिटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन है जो सीएसएस में पूछा जाता है। तो इसलिए ये नोट्स उसी तरह कंपाइल्ड है। अब 2023 में ये वो ईयर है जब पाकिस्तान इकोनॉमी हिट द लोएस्ट, ठीक है, बेड़ा गर्क हो गया था हमारा। तो वो तब देखो माइनस में था, इवन हमारी इकोनॉमी श्रिंक कर गई थी, -2.3% था। 2024 में थोड़ी रिकवरी आई, 2.6% हुआ, 3.2% इन 2025 और 3.7% इन 2026। अब जो प्रोजेक्शन है अगले साल की वो थोड़ी कह लो फिर फ्लैबरगैस्टेड है, 4.3% है। तो वो भी अभी हम देखते हैं। साथ साथ ये पॉइंटर जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा होता हूँ ये लिख लिया करो, ये फ़ायदा ही देंगे। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि एक मखसूस एरिया के अंदर कितने लोग कमा रहे होते हैं, वो भी इंक्रीज हुई 751 से 1901 तक। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और यही फिस्कल ईयर वाइज डिविजन्स लिखी हुई हैं, ठीक है। टारगेट क्या था, कितना अचीव हुआ, ये सारी चीज़ें एक ग्राफ की फॉर्म में, और ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से ही स्टैट्स लिए गए, ठीक है। अब सेक्टोरल डायनामिक्स देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चर या सर्विसेज, ये 3 बड़े सेक्टर्स होते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स में कि हमें बताओ सेक्टोरल एनालिसिस करके बताओ और कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन से सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो वो बेसिकली ये पूछ रहा होता है आप लोगों से, ठीक है। तो आपने इसी में आंसर देना अपना। सेक्टोरल डायनामिक्स एग्रीकल्चर 1 बाय 1 अब हम स्टडी करने लगे हैं कि कौन सा सेक्टर कितनी ग्रोथ रेट दिखाता है, ठीक है। अब देखो सेक्टोरल ग्रोथ रेट देखेंगे तो सब इंक्रीज होते दिखे हमें, ठीक है। कोई भी हमें इनएफिशिएंटली नहीं देख रहा है यहाँ पर। यही चीज़ें वैसे नीचे वो पैराग्राफ वाइज भी लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। अच्छा, अब ये देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर ने ब्रेजिलियंट शो किया। अब देखो ये साथ साथ लिखा हुआ है ना, जो ये बेसिकली आपकी हेडिंग्स हैं, आपके कैच मार्क्स हैं। रेजिलियंट क्यों शो की है, क्योंकि आपको पता है 2025 के फ्लड्स का। तो अगर देखा जाए एक इकोनॉमिक लेंस से, तो जितनी क्रॉप्स डिस्ट्रक्शन थी, ठीक है, जितनी फसलें तबाह हुई थी और जितनी डिफॉरेस्टेशन थी, एग्रीकल्चर सेक्टर शुड हैव टेकन अ वेरी बिग हिट एंड इट डिड। लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिव साइन ये मिलता है हमें कि इट स्टिल शोड अ हेल्दी ग्रोथ रेट अपार्ट फ्रॉम 1.53% ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर सेक्टर का 25 में। जो 26 अभी का इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें 2.89% हो गया, विच इज़ अ हेफ्टी वन, ठीक है, ये बुरा नहीं है ये कंसिडरिंग के फ्लड्स थे। क्रॉप्स हमारे 1.44 और लाइफ स्टॉक रॉबस्ट ग्रोथ हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपने मंडियाँ भी देखी थी, खाली जा रही थी, पैसा खुला है हमारी आवाम के पास, टेंशन नहीं लेनी, डिफ़ॉल्ट नहीं होने देते मुल्क को। अच्छा, ऑल जोक्स असाइड, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिवाइव्ड लेड बाय मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी हमें ग्रोथ दिखी 3.51% की।
सिमिलरली की ड्राइवर्स क्या थे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग LSM, मैंने बताया ना इंडस्ट्रीज को भी आप डिवाइड करते हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस आती हैं और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आती हैं SMEs, उससे नीचे कॉटेज इंडस्ट्री आ जाती है जो कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है। जैसे घरों में भी लोगों ने टेक्सटाइल वो कॉटन जिन बनाई होती है, उससे वो बना रहे होते हैं छोटी छोटी चीज़ें, बॉटल की फैक्ट्री, 2 मशीनें रख ली, उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, अब इतनी खास नहीं है। सेक्टोरल ग्रोथ, सेक्टोरल ग्रोथ के अंदर 3 पॉइंट, अब सर्विसेज सेक्टर आपका पाकिस्तान को बहुत कमा के देता है। सर्विसेज सेक्टर इसलिए कमा के देता है क्योंकि उसके अंदर फ्रीलांसिंग भी आ जाती है, और फ्रीलांसर हर अगला बंदा आजकल फ्रीलांसर ही है। इसमें फ़ायदा ये होता है, ये ना सिर्फ आपको एज अ सेक्टोरल ग्रोथ में मदद करता है, लेकिन फ्रीलांसर से क्या आते हैं, डॉलर्स, ठीक है। जब डॉलर्स आते हैं दैट काउंट्स इन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है, और रेमिटेंसेस में भी काउंट होता है। जो थोड़ा इनफॉर्मल कर रहे होते हैं ना काम, वो रेमिटेंसेस से भी पेमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें, और इन 2 चीज़ों से आपके क्या इंक्रीज होते हैं, रिजर्व्स, स्टेट बैंक्स के रिजर्व्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, जिससे आपकी एक्सटर्नल पोजीशन स्ट्रांग होती है मार्केट्स में। स्टेट बैंक रिजर्व्स, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा सर्विसेज सबसे ज़्यादा रहा है। की टेकअवेज क्या है, एग्रीकल्चर प्रूव टू बी रेजिलिएंट बट रिमेन क्लाइमेट वल्नरेबल, जब तक हम उसमें चेंजेस नहीं करते। इंडस्ट्री इज रिकवरिंग विद LSM ग्रोथ, सर्विसेज सेक्टर कंटिन्यूज टू लीड ड्रिवन बाय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें AI रेवोल्यूशन भी शामिल है। आप लोगों की फ्रीलांसिंग, CRMs, जो बाहर के क्लाइंट्स को आप सर्व करते हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सस्टेन पॉलिसी सपोर्ट, एनर्जी रिफॉर्म्स और क्लाइमेट अडेप्टेशन, ये चीज़ें भी शामिल है। डिजिटल इकोनॉमी हाईलाइट करती है कि 3.88 बिलियन के आपके जुलाई से मार्च तक के एक्सपोर्ट्स आए सिर्फ सर्विसेज सेक्टर से, यही बता रहा हूँ। और स्पेशली इनके अंदर कॉल सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैकिंग, डिस्पैचिंग, ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? अगर नहीं भी आया यू कैन आस्क क्वेश्चन। यही वही चीज़ें जो है ना, अब यहाँ पर पैराग्राफिक फॉर्म्स में लिखी हैं, वो मैंने आसान करने के लिए आप लोगों के लिए बताया था। ये लार्ज स्केल कितनी रिबाउंड कर गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। द एंडेसी ऑफ सर्विसेज सेक्टर, उसके ग्रोथ के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा बड़ा हेडर देख लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ पर महंगाई भी कहा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन आम अगर मैं बताना चाहूँ ना, इन्फ्लेशन इज़ द मनी अंडर सर्कुलेशन इन मार्केट्स, किसी भी कंट्री के, किसी भी जगह के, सेक्टर के, इकोनॉमिक सेक्टर में जितना भी पैसा सर्कुलेशन के अंदर होता है ना, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जब ज़्यादा पैसा सर्कुलेशन में होता है, ऑब्वियसली परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपने तहम्मुल के साथ समझनी है ये कॉन्सेप्ट। जब पैसा सर्कुलेशन में होता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब परचेजिंग पावर का क्या मतलब है, कुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है। मेरे पास 1 लाख रुपए है, अब बाकियों के पास 50,000 है। आई एम रिच, आई कैन अफोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबके पास 1 लाख रुपए आ गया। अब फिर से वही चीज़ जो अब फिर महंगी चीज़ है, वो और महंगी हो जाती है, क्योंकि वो मेंटेन करना है ना आपने लग्जरी और गुड्स का, कंज्यूमर बेसिक गुड्स का मैनर, तो वो फिर महंगी हो जाती है। ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा महंगाई होती है लोगों के पास। अगर बिलावल भुट्टो को कोट करूँ मैं यहाँ पर, तो ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा महंगाई होती है। ऐसे ही समझना है आपने इस इन्फ्लेशन के मर्ज को। अब इन्फ्लेशन को देखा जाए तो आप लोगों को जो इन्फ्लेशन पुट ऑफ करती है ना, जो इकोनॉमिक टर्म से हटके है, वो ये वाली इन्फ्लेशन होती है, वो दूसरी नहीं होती। ये देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये वाली इन्फ्लेशन है बेसिकली। ये जो आप कहते हो ना चीज़ें महंगी हो गई हैं, वो ये वाली इन्फ्लेशन। वरना इन्फ्लेशन का कोर कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया कि वो तो होता है सर्कुलेशन में जितने पैसे होते हैं, ठीक है, वो तो ये है। डेवोल्यूशन होता है कि जितने पैसे फिर खींच लेता है आपका स्टेट बैंक। तो अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, उसके अंदर हमें पता चलेगा 2026 में CPI 6.19% रही है। और ये पता है आपको, बहुत अच्छा है। रीजनल एवरेज जो थी ना, वो इस साल 8 to 9% के दरमियान थी। रीजनल एवरेज से मुराद है कि खित्ते के अंदर जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है,
इन ममालिक में कितनी इन्फ्लेशन रही है। तो ये तो हमें पता चल गया, पाकिस्तान ने नोटेबली अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। अब ये अच्छा क्यों कह रहा हूँ मैं, इससे भी बेहतर हो सकता है। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2023 में हमारी हाईएस्ट रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन थी 38%, ठीक है। 38% रिकॉर्ड की गई थी इन्फ्लेशन पाकिस्तान में, और दैट वाज द हाईएस्ट इन द रीजन एट द टाइम, और हमारे लिए भी रिकॉर्ड तोड़ इन्फ्लेशन थी। आपको याद होगा हर अगले दिन ही प्राइसेस बढ़ रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर बाकी इन्फ्लेशन मैट्रिक्स है, ये ना भी करने होते, ये बहुत ही गाढ़े इकोनॉमिक टर्म्स है, ठीक है। तो ये तो हो गया इन्फ्लेशन का कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास रहा। ये सारे आपने स्टैट्स आपको लग रहे हैं ये सिर्फ इकोनॉमी के टॉपिक्स में स्टैट्स आ सकते हैं, नहीं भाई, एजुकेशन में भी आ सकते हैं, लिटरेसी में भी आ सकते हैं, ये पॉवर्टी के अंदर आ सकते हैं। क्यों? आपका बताने का ज़ाविया होता है। अगर मैं कहूँ कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उसके अंदर मैं एक पॉइंट बना सकता हूँ। वो हेडिंग क्या कैसे बनाऊंगा? इन्फ्लेशन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन पाकिस्तान। फिर मैं नीचे लिख दूंगा कि देखो 38% थी, अभी भी 6 जो हमने यहाँ पर पढ़ा 6.19% है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसमें मैं बता सकता हूँ जब इतनी इन्फ्लेशन है तो माँ बाप उसमें स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर पाते किसी बच्चे को, इसलिए आउट ऑफ स्किल चिल्ड्रन ज़्यादा एजुकेशन में डाल दिया। तो ये हुनर होता है, ये आपने सीखना होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन स्पेशली इन कम्पेटिटिव एग्जाम्स, कि हमारे पास जो मटीरियल है उसको हमने मेंड करके कैसे अपने आंसर में लिखना है, रेलिवेंट बनाना है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन पे आपका आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर करंट अकाउंट पोस्टेड अ मार्जिनल सरप्लस ऑफ 72 मिलियन जुलाई, अ मैसिव कंट्रैक्शन फ्रॉम द 1.7 बिलियन सरप्लस ऑन द करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर दो टर्म्स, वापस आ जाओ वाइट बोर्ड पे, थोड़ा सर खपाते हैं हम एक दूसरे का। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, वो टर्म्स क्या है, ये इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर हमने दो टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं, अब आपने गौर से सुनना है। मैं आपको डेफिसिट और सरप्लस समझाने लगा। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि डेफिसिट और सरप्लस ने आपका जीना हराम कर देना अगर आप समझोगे नहीं, क्योंकि हर जगह ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये यूजुअली मैं अपने जो पर्सनल मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। आपने माजरत, मेरी ड्राइंग जो है अगर घटिया हो तो आपने बेयर विद मी करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं, हम CSS के स्टूडेंट हैं। तो हमारी ड्राइंग गंदी होना बनता है, ठीक है। खूबसूरत सा दरख्त भी बना दे, ये लो यार दरख्त एस्थेटिक, जेनजी भी खुश हो जाएगी कि हमने एस्थेटिक्स का ख्याल रखा है। अच्छा, अब ये क्या बनाने का मकसद है? ये घर है, अब इसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। ये जो घर है ना, इसका एक सरबरा है। वो सरबरा जो है वो आप कोई भी उसको नाम दे सकते हो, उसकी एक परमानेंट इनकम है, ठीक है। इनकम मतलब वो कमा रहा है थोड़े से पैसे। हमारा घर भी टूट गया, ग्रेट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि बार बार नुकसान ना हो। अच्छा, अब समझना है वो एक इनकम जनरेट कर रहा है वो बंदा, ठीक है। अब वो इनकम कितनी है? फर्ज कर लो 100 रुपये, 100 रुपीज़। अब ऑब्वियसली उसके एक्सपेंसेस होंगे, तो आपने यही समझना है कि उसके घर का खर्चा भी है, ठीक है। तो खर्चे के लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं, एक्सपेंस। और वो भी 100 रुपये। अब जब हमारे पास एक्सपेंस और इनकम सेम होगी, हमारे पास ज़ीरो बचत है,
ऐसी है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब यहीं पर आपने फ़र्ज़ करना है, ठीक है। फ़र्ज़ क्या करना है, फ़र्ज़ बाद में करेंगे, पहले घर कंप्लीट करना है। अब फ़र्ज़ करना है आपने उसकी इनकम जो है वो 100 रुपये ही रहती है, ठीक है। 100 रुपीज़ ही रहती है उसकी इनकम, लेकिन उसके एक्सपेंस जो हैं वो 80 रुपीज़ हो जाते हैं। उस साल उसने बचत की, ठीक है, उस साल या फिर महीने बचत की जी, पाकिस्तान के वो लानत भेजो, अच्छा बचत की उसने। जब उसने बचत की, अब उसके जो एक्सपेंस हैं वो कम हो गए, इनकम उसकी उतनी की उतनी, लेकिन अब यहाँ पर उसको ज़ीरो नहीं बच रहा, यहाँ पर उसको 20 रुपये बच रहे हैं। तो ये जो बेटा ये 20 रुपये बचे हैं ना उसको, आप इसको पता क्या कहोगे, आप इसको कहोगे सरप्लस, क्योंकि ज़्यादा है ना, तो आप सरप्लस का वर्ड यूज़ करोगे यहाँ पर, ठीक है। 20 रुपये ज़्यादा बच गए आप उसको। अब हमने इसी को फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा फिर मिटाते हैं। अब एक और सिनेरियो कर लेते हैं। वो सिनेरियो क्या होगा, इस सिनेरियो के अंदर हम कहेंगे जो अब एक्सपेंस इनकम है वो फिर से 100 रुपये ले लेंगे, लेकिन अब एक मसला हुआ है छोटा सा। अब मसला ये हुआ है उसने कोई चीज़ खरीद ली है या कहीं इन्वेस्ट कर दिया, अब उसका जो एक्सपेंस है वो 120 रुपये हो गया। अब इशू क्या हुआ है, अब इशू ये हुआ है कि ये जो सरप्लस था ना, अब मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -20 रुपीज़। जब भी किसी भी बजट में, वो घर का हो या कहीं का भी हो, माइनस में आंसर आता है ना, उसको हम कहते हैं डेफिसिट में है ये, ठीक है। इसका मतलब है ये डेफिसिट में है। तो ये जो दोनों मैंने सिनेरियोज बताया ना, अब आपने ये जो घर है ना, समझो इसी घर को हम नाम दे देते हैं हमारा प्यारा पाकिस्तान, ठीक है। हमारा प्यारा पाकिस्तान इस घर का नाम है। अब ये मुल्क बन गया। आप समझो पाकिस्तान का बजट जब भी ज़्यादा होता है और उसके एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो जो बजट होता है ना वो बजट सरप्लस में आता है, ठीक है। उसको कहेंगे हम बजट सरप्लस, यानी कि हमारे खर्चे कम है और जो हमने कमाया है साल में वो ज़्यादा है, उसको बजट सरप्लस कहेंगे, ठीक है। अगर सिमिलरली जो हम कमा रहे हैं वो कम है और हमारे खर्चे ज़्यादा है, तो हम उसको कहेंगे बजट डेफिसिट। सिमिलरली अगर मैं ट्रेड की बात करूं, इन्हीं एनोलॉजी यही रहेगी, थ्योरी नहीं चेंज होगी पीछे की। अगर मैं ट्रेड की बात करूं, ट्रेड के अंदर भी यही होगा। ट्रेड में थोड़ा सा हम नीचे कर, ट्रेड में फर्ज करो ये दुकान है कोई और इसने सामान डाला इस साल 100 रुपए का और उसको बेचा तो इसके पास आ गए 130 रुपए। अब मैं जब ये ट्रेड का हिसाब करूंगा यानी तिजारत का हिसाब करूंगा, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा प्लस में 30 रुपीज़। इसका मतलब ये 30 रुपीज़ क्या है, ये ट्रेड सरप्लस है, यानी इसको फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। अगर मैं इसी सीन को उल्टा कर दूं, फ़र्ज़ करो इसने सामान खरीद लिया कहीं से महंगा 130 रुपए का, जब इसने मार्केट में बेचा तो वो 100 का बिका, तो ये जो माइनस में आएगा ना काम -30, ये होगा आपका ट्रेड डेफिसिट। अब इसी एग्जाम्पल को हम ले जाते हैं मुल्क पे, ठीक है। जब मुल्क पे लेके जाएंगे इस एग्जाम्पल को, तो हमें पता चलेगा कि भाईजान जो मुल्क में एक्सपोर्ट्स होती हैं, यानी कि जो आप बाहर भेजते हो चीज़ें पैसे या डॉलर्स कमाने के लिए, अगर वो इंपोर्ट से यानी जो ख़रीद रहे हो या बाहर से मंगवा रहे हो उससे ज़्यादा हो तो आपका सरप्लस है, ठीक है।
यानी कि आप अच्छा काम कर रहे हो कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है और आपकी बरामदात कम है। तो अगर लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा हो, पाकिस्तान के केस में हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवाते हैं और भेजते कम है। जब ये सिनेरियो होता है हम हमेशा ही तकरीबन ट्रेड डेफिसिट में गिरते हैं। अब ये बजट डेफिसिट सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट सरप्लस, इनको मैं मिला लूं तो बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, बीओपी क्राइसिस जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर क्या बनेगा, बीओपी क्राइसिस यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इन दोनों को मिलाने के बाद ठीक है, ये थी जो मेजर टर्म्स होते हैं इकोनॉमी के। आई ट्राई टू मेक इट इजी, फिर भी कोई ना समझ आए तो सवाल कर लिए करो, कोई मसला नहीं। बीओपी क्राइसिस इसको कहते हैं, इसको ट्विन डेफिसिट भी कहते हैं। ट्विन डेफिसिट से मुराद है कि दोनों ही, जैसे कि मैंने अभी बताया, ट्रेड डेफिसिट प्लस बजट डेफिसिट हो जाए तो उसको ट्विन डेफिसिट का मसला या क्राइसिस भी कहते हैं। तो वापस आ जाओ नोट्स पे ज़रा, नोट्स पे हम वापस आते हैं एंड वी विल सी कि अब जो बजट इस साल की है वो क्या बात कर रही है। अब आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा ये फ्रेजेस। द करंट अकाउंट पोस्टेड ऑन मार्जिनल सरप्लस, क्या मतलब है, अब आ रहा है ना समझ, कि जो करंट अकाउंट था हमारा, जो बजट का अकाउंट था, उसने सरप्लस किया कितने का, $72 मिलियन का। अब ये चीज़ वही चीज़ है, अगर हम ना समझते उसके पीछे की नॉलेजी तो हमें ना पता चलता कि ये 72 मिलियन सरप्लस जो 2026 का बोल रहे हैं ये कैसे आया। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं इससे पहले तो हमने 1.7 बिलियन का सरप्लस भी किया था लास्ट ईयर, तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। ठीक है, तो सिमिलरली वो कहते हैं कि जी आपकी रेमिटेंसेस, अब रेमिटेंसेस क्या होती हैं, देखो रेमिटेंसेस वो चीज़ें हैं, वो चाहे रियाल हो, वो चाहे डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड्स हो, जो बाहर से आते हैं आपके मुल्क में, उनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। वो मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है, वो मुल्क को फॉरेन करेंसी देती हैं, फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा करती हैं। और पाकिस्तान का आपको पता है, हर अगले का ही सऊदीया है, हर अगले का कोई ना कोई यूरोप रह रहा है, तो वहाँ से वो जब पैसे भेजते हैं वो मुल्क के लिए फ़ायदा होता है। वो क्या, ये इसलिए लिखा है ना, विच एग्रीगेटेड 30.3 बिलियन सरप्लस। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्लाइम्ड अप टू 22 बिलियन। ये वही वाली बात, जो बैंक में हमारे पैसे पड़े होते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, उनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहा जाता है। ठीक है, अभी तक होपफुली समझ आ रही है। ये सारा उसका एक्सटर्नल अकाउंट इंडिकेटर करंट अकाउंट बैलेंस है, वर्कर रेमिटेंसेस कितनी रही हैं दोनों सालों में, और उसकी थोड़ी सी एनालिसिस लिखा हुआ है। अब आ जाओ आगे, पार्ट टू। पार्ट टू क्या कहता है आपका, पार्ट टू कहता है सोशो इकोनॉमिक रप्चर, पॉवर्टी, पॉवर्टी, एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल। अब सोशो इकोनॉमिक का क्या है, अब हमने इकोनॉमी को जोड़ना है सोशोलॉजी से। सोशोलॉजी इन टर्म्स ऑफ आपकी सोसाइटी को चीज़ें जो डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं ना, वो क्या होगी, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, ठीक है, आपकी पॉवर्टी होगी, ठीक है, इलिटरेसी होगी। ये चीज़ें डायरेक्टली सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है। उसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, नंबर्स क्या कह रहे हैं, वो जज करना या वो बताना हमारा यह मेन मकसद है। अच्छा, अब पार्ट टू है हमारा सोशो इकोनॉमिक रप्चर, पॉवर्टी। अब यहाँ पर ये जो स्टैट्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने कोई सोशल ऐसे करना, सोशल ऐसे भी नहीं, अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना इन चीज़ों पे, एजुकेशन पे हर अगले दिन आया होता है एक सवाल, तो वो देख लो ज़रा, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे PES क्या कहता है। अच्छा, हम ग्राफ्स ही पढ़ेंगे क्योंकि वो फिर ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए पढ़ना। एक्सप्लोजन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एक तो होती है पॉवर्टी और गुर्बत जनरल सेंस में। गुर्बत जनरल सेंस में कैसे हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, हम उनको कहते हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ठीक है, नेसेसिटी नहीं कर सकते, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन क्या है? ये जो है ये बेसिक नेसेसिटीज़ को एक्सप्लोर करता है। कुछ लोग हमारे में से होते हैं जो उधारे पकड़ पकड़ के आटा ला रहे हैं, ठीक है, उधारा पकड़ के किसी बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ठीक है, दे आर स्ट्रगलिंग एट देयर वेरी पीक। अब उनको हम ये नहीं कह सकते दे आर स्टेबल, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। तो वही अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे द नेशनल पॉवर्टी हेड काउंट सर्च फ्रॉम 28.9% 2024, a stark increase of 21%, 25 टोटल है 21% और 9.21% इन 2018, ठीक है। मतलब ये बता रहे हैं कि 2019 से लेकर 2014 तक का कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टार्क इंक्रीज देखा गया है पॉवर्टी के अंदर, ठीक है। अब नीचे इस साल की क्या है वो नीचे लिखी है। अब यहाँ पर दो रूरल पॉवर्टी एक्सप्लोजन है, अगर वो भी हम डिवाइड इसलिए करते हैं देखने के लिए कि कौन कौन से स्टेट्स के अंदर कौन कौन से डिफरेंट हम ऑब्जर्व करते हैं नंबर्स। रूरल पॉवर्टी, रूरल का मतलब देहाती इलाके, ठीक है। देहाती इलाकों में पॉवर्टी एस्केलेटेड 28 से 36% तक। तो वही, अब ये देखो ये स्टैट ना पता होता तो हमें अर्बन का स्टैट पता होता शहरों का, तो हम जज नहीं कर सकते थे। हमारी 69% आबादी जो है वो आज भी रूरल सेंटर्स के अंदर रहती है, तो इसलिए हमें रूरल सेक्टर्स का भी जानना ज़रूरी था। इवन मोर टेलिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सैलरीड क्लास इज राइस इन द अर्बन पॉवर्टी विच जम्प्ड फ्रॉम 11 फ्रॉम 17.9%। अब इवन वो बता रहे हैं कि अगर आप ख़ास तौर पे अर्बन भी डालें नज़र तो अर्बन पॉवर्टी भी इंक्रीज़ हुई है। फिर इन दोनों का एवरेज लेके जो नॉर्मल पॉवर्टी है उसका बना देते होते हैं ये लोग यूजुअली। अब सिमिलरली अगर हम आगे जाके देखें तो हमारे पास स्टेट वाइज भी है। अगर देखे जाए तो पंजाब में सबसे कम है पॉवर्टी, उसके बारे में ये नहीं कि सूबा बेहतर है या ऐसा कुछ है, गवर्नेंस इज मच बेटर इन पंजाब एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। आप 2026 का पंजाब का बजट देख लें, जो उन्होंने एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखी है, देन इट इज़ हेल्थ, देन इट इज़ लैपटॉप स्कीम, देन आपके अदर स्कॉलरशिप्स हैं, फिर आते हैं ये बाकी चीज़ें। ऑल्दो क्रिटिसिज्म भी होता है, वही बात है, आप ये सब करते हैं जहाज़ ले लें, नो वन केयर्स, तो एटलीस्ट नॉट द पीपल दैट आर लिविंग इन पंजाब है केयर्स। अच्छा, तो उसमें भी सूबा सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है पॉवर्टी से दैट इज़ बलूचिस्तान 47%, एंड सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान को बलूचिस्तान देता है। कोर वेल्थ की अगर बात करें खाली तो द ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट, अब फिर डेफिसिट का वर्ड यूज़ हुआ है, समझ रहे हो ना। अब फिर से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है या चीज़ पूरी नहीं हो रही, तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर फिर इंसानों की बात होगी। अच्छा, अब ह्यूमन कैपिटल में गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन प्लमेटेड बाय 23% इन फिस्कल ईयर 2025। अब ये बहुत 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 ज़्यादा ही क्रिटिकल स्टैट है। पता है आपको क्यों? पाकिस्तान होम्स द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, पता नहीं 26.2 मिलियन है शायद लास्ट, ठीक है, 26.2 मिलियन अकॉर्डिंग टू UNDP बच्चे समरात के 5 से 16 साल के जो बच्चे हैं दैट आर आउट ऑफ स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते। अब इसकी भी मल्टी डायमेंशनल रीजंस है। अर्ली मैरिजेस, अगर लड़कियों की बात करें, लड़कों की बात करें तो पॉवर्टी, लेबर वो उनको भेज देते हैं कि यार 200-300 रुपया लेके ही आएगा ना, वो स्कूल में बैठ के इसको क्या मिल जाना है, ठीक है। तो वो दे ट्रीट देयर चाइल्ड्स लाइक लेबरर्स एंड एसेट्स, जो उनके लिए कैश फ्लो लेके आते हैं। तो ये मल्टी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन, लिटरेसी, सारी चीज़ें। अब ये जो है ना स्टैट, ये कहता है या दुनिया की एवरेज क्या कहती है कि आपने अपनी GDP का 4% जो है वो लगाना है एजुकेशन पे। और ये मैं नहीं कहता, ये UN कहता है, UNDP कहती है, और चाइना भी 4% लगाता है, US भी तकरीबन नियर टू दैट लगा रहा है। जितने तरक्की याफ्ता ममालिक देखेंगे उतने ही लगा रहे हैं। अब एजुकेशन के बारे में ना एक मिसकंसेप्शन है कि एजुकेशन एंटेल्स दैट सिर्फ आप किताबी नॉलेज ले, नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, स्किल्स अटेनमेंट होती है, आपको पता चलता है कोई, अब फ्रीलांसिंग कितनी है, वेब डेवलपमेंट कर लो, कोडिंग कर लो, आप AI लैंग्वेज सीख लो, प्रोग्रामर बन जाओ। देयर आर मल्टीपल फैसेट्स टू एजुकेशन
जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, वो बहुत कॉमन है आजकल, ठीक है। अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि एजुकेशन जो है दैट इज़ द ओनली वे आउट ऑफ पॉवर्टी। चाइना की मिसाल देखें, चाइना ने लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो नहीं ना दिया। चाइना ने ये तो नहीं कहा कि आप जाके लाइनों में खड़े हों और पैसे लें, आप ये हमारे से लैपटॉप्स पकड़ें। चाइना ने एजुकेशन पे पैसा लगाया। एजुकेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये इसके साथ उनकी ग्रोथ हुई है। एंड नाउ चाइना इज़, इन माई परस्पेक्टिव, चाइना इज़ बाय पार या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा विद यूएसए। तो वो आप लोगों को पता क्यों? क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड 4% ऑफ देयर जीडीपी टू एजुकेशन ईयर ऑन ईयर। उल्टा पाकिस्तान ने क्या किया है, एजुकेशन के अंदर जो बजट है वो और कम किया है, ठीक है। वो कितना है? कॉन्सिक्वेंटली द एजुकेशन टू जीडीपी रेशियो हैज ड्रॉप टू एबिस्मल 0.8%। कहाँ 4%, कहाँ 0.8%। देन वी से कि नहीं जी हमारे पाकिस्तान पे तो बस अल्लाह का ही करम है या चल रहा है। तो ये चीज़ें जब तक नहीं सही होंगी, और इसके भी पीछे रीज़न है, कोई जान के नहीं करता, आपके पास स्पेस ही नहीं है। डेट सर्विसिंग, डिफेंस बजट, ये सारी चीज़ों ने स्पेस छोड़ी हुई नहीं है, और उनके पीछे भी रीज़न है। आप सर्वाइव नहीं कर सकते, फ्लॉड पॉलिसीज़ आपके लिए माशाल्लाह से शुरू से, तो सर्वाइव का तो बात ही नहीं होती। खैर आगे, अब आज क्या चल रहा है? एआई का दौर। एआई, हर चीज़ एआई है, ठीक है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को भी एआई ही मानते हैं आजकल। जितने रेहान तारिक के पॉडकास्ट भी आप देखो तो जाके, तो वो जो एआई का दौर है ना, एआई का दौर मांगता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अडेप्टेशन टू न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट मांगती है। ऐसे नहीं होता कि आप सुबह उठते हो कहते हो आज सब पाकिस्तान एआई होगा। नहीं भाई, डाटा सेंटर्स बनाने आपने डाटा सेंटर्स के साथ वो स्किल जनरेट करनी है। कितने लोगों को लैंग्वेज मॉडल्स आती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं? नहीं आती। तो जिनको आती है वो ज़्यादातर फिर बाहर चले जाते हैं, जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। द ओवरऑल लिटरेसी रेट स्टैग्नेट्स एट 63%, मार्ड बाय अ सेवियर जेंडर डिस्पैरिटी, 73% फॉर मेल्स वर्सेस 54% फॉर फीमेल्स। ये आपका है। द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स द पॉपुलेशन could reach up to 390 by 20। ये भी अच्छा पॉइंट है। पॉपुलेशन क्राइसिस वैसे मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अब गवर्नमेंट के ऊपर अगर आप आए तो गवर्नमेंट क्या कहती है वो भी सुनना ज़रूरी है। अपॉलॉजीज। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि जी हम जो अपनी पॉलिसी में एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो ये करते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 390 मिलियन बाय 2025 चला जाएगा, विच इज़ अ बिग नंबर टू से द लीस्ट। फिर आपके पास तीसरा पोर्शन है बजट का। तीसरा पोर्शन पढ़ने से पहले हम यहीं पर, अब मेरा खड़े हो क्योंकि ना, तो क्यों ना हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करें। तो बाकी आई विल बी टीचिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम डॉन एज वेल, कहीं और से नहीं, एंड में टॉपिक्स नहीं, रोज़ाना की बेसिस पे हम डॉन पढ़ा करेंगे, साथ डॉन की चीज़ें हाईलाइट किया करूँगा। और इफ़ यू वांट दैट टू हैपन तो लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपना कमेंट्स में इंटरेक्टिव बनो यार, मेरे से डिस्कशन किया करो चीज़ों की। आई एम ऑलवेज़ फ्री टू रीच आउट ऑन एनी टॉपिक। तो ऐसे ही साथ मिल के तैयारी करते हैं, और इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। आई बिलीव इन इट, यू शुड ऑल्सो बिलीव इन इट एज मच एज आई डू। बाकी सब्सक्राइब द चैनल, एंड अब ये रेगुलर पोस्टिंग्स आती रहेंगी। अगर आपको चाहिए कि कोई ख़ास टॉपिक दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो उसके लिए भी यू कैन कमेंट डाउन बिलो।